नमस्कार, इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हरियाणा का चुनाव है, बहुत जल्द मतदान होने वाले हैं और सबके अपने अपने दावे हैं और इरादे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते 10 सालों से लगातार सरकार में है। मनोहर लाल खट्टर के बाद अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया गया है। नायब सिंह सैनी के हाथ में कमान है। क्या बीजेपी इससे अपनी एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर पाई है? कांग्रेस पार्टी जो लगातार सत्ता से बाहर है, इस बार उसका विश्वास है कि सत्ता में उनकी वापसी होगी और ये वापसी जबरदस्त होने जा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि उनके बिना तो सरकार बन नहीं सकती, बल्कि रिमोट कंट्रोल सरकार का उनके हाथों में रहने वाला है। इसलिए आज चुनाव मंच पर हम चर्चा करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, मंच पर बहुत जोरदार स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेश रोड साहब हमारे साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो ये कह रहे हैं कि इस बार हम किंग मेकर बनने जा रहे हैं, निबान शर्मा, बहुत स्वागत आपका भी इंडिया टीवी चुनाव मंच पर। राजीव जी, एंटी इनकम्बेंसी खत्म हुई या नहीं हुई? मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, क्या जनता के बीच में विश्वास उतना ही गाढ़ा है या नहीं? केवल विश्वास नहीं, जनता के मन में एक और विश्वास है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी केवल भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। और मुझे लगता है इसके दावों को अगर आपने टटोलना है तो हम तो दूसरी पार्टियों के जो अध्यक्ष रहे हैं उनको भी सुरक्षा देते आए हैं। मुझे याद है कि हम एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जब उनकी गर्दन तोड़ी गई थी तो हम उनको अस्पताल में पूछने गए थे। मतलब दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता, दूसरी पार्टियों के अध्यक्ष भी मानते हैं कि अगर सुरक्षा की गारंटी है दलितों की, गरीबों की, कमजोर की, तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज वो हमारी पार्टी के अंदर है। अब दूसरी बात देखिए, कंप्रोमाइज हो गया ऐसा सुना गया है, लेकिन फिर भी दूसरी सुरक्षा की गारंटी भी हमारे ही पास थी। हमने ही कुमारी शैलजा का साथ दिया उस वक्त पे जब वो 14 दिन के कोप भवन में थी। वो किसी से नाराज थी, उन्हें लग रहा था कि दलितों का अपमान हो रहा है और दलितों के सम्मान की लड़ाई जो वो लड़ रही थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता है और जिसके साथ जनता होती है उसी के साथ नेता होते हैं। और यही एक वजह है कि हमें यकीन है कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार आपने शैलजा जी का इतना साथ दिया। शैलजा जी कह रही हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे, और अब तो प्रचार में वो भी शामिल हो गई हैं। खैर, ये आगे की बात है। लेकिन सुरेश साहब, आपने इनको सुन लिया। बीजेपी ये कह रही है कि सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं, विश्वास हम पैदा करते हैं, तिबारा हम आ रहे हैं। सबसे पहले दर्शक दीर्घा में बैठे सभी सज्जनों को और देवियों को नमस्कार, और मेरे पैनलिस्ट साथियों को भी और आपको भी मीनाक्षी जी। मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे मेरे साथी ने कहा कि कानून व्यवस्था की इन्होंने बात की, सुरक्षा की बात की। इस प्रदेश में जिसको दूध, दही और किसान और जवान के नाम से जाना जाता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम दिन दिहाड़े हत्या पहली बार मनोहर लाल खट्टर के राज में हुई है। यह कानून व्यवस्था है। सरेआम फिरौतियां और गोलीकांड खुद मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट करनाल में होते हैं। सीआईए को जो है पुलिस की सबसे तेज तरार विंग माना जाता है। सीआईए के इंस्पेक्टर को करनाल के एक शहर में, छोटे टाउन में दिन दिहाड़े अपराधी गोली मारकर हत्या करके चले जाते हैं। ये राज है मनोहर लाल खट्टर का, नायब सिंह सैनी का। दलित के बारे में बात आई, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आज तक इनके कितने प्रदेश अध्यक्ष दलित रहे हैं? ये नाम नहीं गिना सकते। और मैं अपनी बताता हूं मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर राम प्रकाश जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया चौधरी बजनाल जी के समय में। हम तो बहुत छोटे थे जब राजनीति में नए नए आए थे। उसके बाद फूलचंद बुलाना जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हुड्डा साहब के समय में, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, वो दलित समाज से आते थे। उसके बाद अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, वो दलित समाज से आते थे। उसके बाद कुमारी शैलजा जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, वो भी दलित समाज से आती थी और महिला भी थी। और उसके बाद चौधरी उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी ने। उदयभान जी भी दलित समाज से आते हैं। ये हमारा दलित प्रेम है जो सात्विक है, जो सच्चा है, और इनका ढोंग है।
एक ओबीसी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 9.5 साल इन्होंने हरियाणा को दोनों हाथों से लूटा भी और एक जेजेपी वाला भतीजा चाचा उस जोड़ी से लुटवाया भी। उसके बाद क्या किया कि जब 9.5 साल का हिसाब देने की बात आई, हरियाणा के चौपाल और चबूतरों के ऊपर चढ़कर मनोहर लाल खट्टर को यह बताना था कि 9.5 साल में उन्होंने क्या काम किए, उनको दिल्ली में ले जाके नरेंद्र मोदी ने छिपा लिया। नरेंद्र मोदी जी को रेवाड़ी की एक रैली में जब वो संबोधन करने गए, वहां लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां देखकर उनको आभास हो गया कि ये मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी जी को लगा कि भी मेरे से भी बड़ा ज्यादा जनविरोधी व्यक्ति है कि कुर्सियां सारी खाली पड़ी। उसी समय उनकी तारीफ की, शाम तक उनको दिल्ली बुला लिया। मीनाक्षी जी बात कंक्लूड करता हूं, हरियाणा प्रदेश में पहली बार कोई चपरासी भी अगर रिटायर होता है तो उसका विदाई समारोह होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, स्टाफ के लोग उसको बधाई देते हैं। इस प्रदेश का हमें भी पीड़ा है, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस तरीके से बेआबरू करके दिल्ली भेज दिया। उनको किसी ने बधाई समारोह तक आयोजन करने की ना सलाह दी, ना उनको कोई संदेश अब दिया। देखिए 9.5 साल का हिसाब हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर से आज भी मांगती है। देखिए एक बार सबको अपनी बात रखने का मौका मिल जाए, रामायण फिर सुनाने डिबेट लग पड़े ओपन बैठ होगी। के। अगर ऐसी बात करनी थी मैं तो इनसे ही बात बोलूंगा। नहीं, इससे पहले अभी- आगे अभी बढ़े, तो देखिए डिबेट इससे शुरू पहले हुई है। आगे बढ़े, दलित प्रेम दिखाता हूं मैं इनका आपको। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है या नहीं है, बता दीजिए खुद। ये दलित प्रेम हमारे अगर वो कहती हैं, अगर तुम कहते हो कि वो दलित का सम्मान करते, गर्दन तोड़ी थी मैंने पहले बताया, लेकिन अब ये बताइए क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा को अपना नेता मानने को तैयार हैं? अगर इन दोनों में से एक दूसरे को कोई मानने को तैयार नहीं है तो सोचिए विश्वास का कितना अभाव है, नेतृत्व की कितनी कमी है। दोनों ही जब एक दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं मान रहे, तो ये जनता उनको कैसे मान ले, इसका सुरेश अब नहीं, मुझे एक बार पहले आम आदमी पार्टी के पास जाना पड़ेगा। मैं आऊंगी आपके पास, अभी तो एक बार आप अपनी अपनी पार्टी का खाका रखें, आपका विजन रखें, उसके बाद डिबेट तो ओपन है। आपने सुन लिया आम आदमी पार्टी की क्या राय है, अब ये बताइए फिर जनता को। आप कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास है, किंग मेकर हम हैं, तो फिर आप साथ ही में लड़ लेते चुनाव, अलग अलग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए बहुत बहुत नमस्कार। अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था और चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, अभी थोड़े दिनों में चुनाव होने वाला है। मुझे ये उम्मीद थी कि हम सब वहां पर जाएंगे, एक विजन देंगे, एक बताएंगे कि हमारी पार्टी ने क्या किया अभी तक और क्या करने वाले, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं के पास ना बताने के लिए कुछ था, ना विजन था, ना बीजेपी के प्रवक्ता तो खासकर ये बिल्कुल बोल ही नहीं पाए कि 10 साल से सत्ता में थे, इन्होंने अभी तक क्या किया। इनको एक विजन डॉक्यूमेंट देना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हम 10 साल से सत्ता में थे, हमने ये किया और आगे 10 साल के लिए, आगे 5 साल के लिए हम ये करना चाहते हैं, आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हमने ये किया। इनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। आज मैं आपके सामने हरियाणा सरकार के पिछले 10 साल के जो काम है उसकी रिपोर्ट लेके आया हूं। ये उसकी रिपोर्ट है हरियाणा सरकार के। ये तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको रिपोर्ट देंगे हरियाणा सरकार के कामों की। ये देखिए नंबर 1 रिपोर्ट, और ये मेरी नहीं है, ये सेंटर की रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट है जो बताती है कि पिछले 10 साल में 11 लाख करोड़ रुपए की इर्रेगुलरिटीज हैं हरियाणा में। ये आपको किसी ने नहीं बताया, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये हरियाणा सरकार की उपलब्धि है, जिसके अंदर ये दिल्ली के अंदर जाके जो है ये चोरी ढूंढ रहे हैं, शराब घोटाला ढूंढ रहे हैं। ये देखिए अगर चोरी ढूंढनी है तो यहाँ देखिए हरियाणा में खुला सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि चोरी व गबन 176 करोड़ रुपए सीएजी की रिपोर्ट में है। पता नहीं कब यहाँ ईडी आएगी, पता नहीं, इनको पता नहीं, गूगल मैप पे ये डाल नहीं सकते कि चंडीगढ़ का रास्ता कहाँ है, इनको पता ही नहीं लगता, ईडी दिल्ली में घूम रही है। ये देखिए इसमें व्यर्थ खर्च 3,349 करोड़ रुपए, 3,349 करोड़ व्यर्थ खर्च जो हरियाणा सरकार ने किया। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, और ये फिर चाहते हैं कि हमें आगे 5 साल और सत्ता मिले। ये देखिए 850 करोड़ रुपए, सीएजी की रिपोर्ट है, 850 करोड़ रुपए इन्होंने ऐसा लोन बांट दिया जो जिस अनअकाउंटेड लोन है, पता ही नहीं किसको दिया है, बुक्स में मेंशन ही नहीं है। 850 करोड़ रुपए का लोन, और ये फिर से चाहते हैं कि हम सत्ता में जाएं और हम फिर से जाके लूटें। ये इनकी असलियत है। एक और चीज रुकिए, अभी ये जोर से चिल्लाते हैं कि हमने आयुष्मान योजना, ये सीएजी की रिपोर्ट है आयुष्मान योजना की। 450 मरीज ऐसे हैं जो मृत हैं और उनके नाम पे इन्होंने पैसे खाए हैं, इन्होंने बिल दिखाए हैं, इन्होंने मृत लोगों के बिल दिखाए हैं और सीएजी के अंदर, आयुष्मान योजना के अंदर इन्होंने पैसे खाए हैं। ये असलियत है इनकी। तो हरियाणा सरकार पिछले 10 साल में
मुखौटा पहन के लोगों को इस कदर लूट चुकी है कि इनका इस बार हरियाणा से बिल्कुल विदाई होने वाली है। घर घर में भ्रष्टाचार पहुंच अच्छा गया। निवान जी, देखिए आपने इतने सारे आप पर्चे लेकर आए हैं और बताने का आपको पूरा मौका मिलेगा। मैंने तो सिर्फ इतना सा सवाल पूछा था कि आप और कांग्रेस पार्टी साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? नहीं, देखिए हम दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, दोनों का अपना एक विजन है, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है। साथ में लड़ते तो बढ़िया था, नहीं लड़ रहे तो हम अपनी ताकत लगा रहे हैं, वो अपनी ताकत लगा रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में फ्री बिजली आती है, पंजाब में फ्री बिजली आती है। हरियाणा वालों की क्या गलती है? हरियाणा को क्यों नहीं मिलती? क्यों कोई सरकार देश में दूसरी ऐसी नहीं है जो फ्री बिजली दे सके? क्यों सिर्फ हम ही दे पाते हैं? ये लोग बड़ी बड़ी बातें, कहानियां सुना जाते हैं स्टेज पे आके। को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब एक सिलसिले में बात करें, फ्री से ही बात आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है क्या है? फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त की शिक्षा। अब ऐसे अगर कोई वादों के साथ जनता के बीच में जाएगा तो फिर जनता को भी लगेगा ना, एक बार इनको भी मौका देकर देखते हैं। आप दिल्ली से आ रहे हैं, मैं थोड़ा टच पंजाब में भी रखता हूं। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है चिट्टा। समझते हैं चिट्टा किसे कहते हैं? एक चिट्टा चीज होती है। वो चिट्टा क्या करता है, जब ये अपनी पार्टी की बुनियाद रखते हैं तो उसमें भी सीमेंट की जगह चिट्टा डालते हैं। जब ये मीनारें खड़ी करते हैं उसमें भी सीमेंट और ईंट की जगह चिट्टा डालते हैं। अभी इनकी कमाई का माध्यम ही चिट्टा है और दूसरा माध्यम शराब। दोनों को मिला करके इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी। इसकी वजहों से एक को भरत बनाना पड़ा और खुद बाहर बैठे हुए। तो देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जहां पर पार्टी की बुनियाद ही नशे से शुरू होकर नशे पे खत्म होती हो, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? दूसरी बात, अभी देखिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को देख लीजिए। दिल्ली में एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, लोकसभा आता है तो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, किसी की नीति और नीयत भी तो होनी चाहिए। किस नीति और नीयत के साथ चल रहे हैं इसका अंदाजा लगाइए। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, अभी तो पश्चाताप का दौर है। अभी तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब को मौका मिला है कि आप बाहर गए हैं, जेल से बाहर आए हैं, अभी बेल पर आए हैं। कोई परमानेंट उनको बरी नहीं कर दिया गया, बेल पर बाहर आए हैं। बेल पर बाहर आए हैं, अपना आत्मावलोकन करें, अपना वो असेसमेंट करें कि मेरे से क्या गलतियां हुई थी, मुझे चिट्टा क्यों अपनाना पड़ा, मुझे शराब क्यों बेचनी पड़ी, मुझे उसकी स्मगलिंग क्यों करनी पड़ी, मुझे ऐसी नीतियां क्यों बनानी पड़ी। अगर ये, मुझे लगता है ये विश्लेषण कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता नीचे, जिसे मालूम नहीं था कि आम आदमी पार्टी एग्जैक्टली जा किस दिशा में रही है, वो कम से कम इनके साथ जुड़ा रहेगा। नहीं तो ये चिट्टा के साथ खेलते रहेंगे। एक मिनट, ये चिट्टा वाली बात पे रुकिए। निवान आप प्लीज जवाब दीजिएगा। लेकिन सुरेश जी, ये तो तय है ना कि आपकी मंशा और कांग्रेस पार्टी की मंशा, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मंशा एक ही है। आप दोनों मिलकर चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। तो मीनाक्षी जी, दुश्मन का दुश्मन नहीं है ना, मीनाक्षी दोस्त तो हो ही जी, जाना चाहिए। इस समय पूरी दुनिया में कट्टरपंथी विचारधारा का मुकाबला राहुल गांधी जी कर रहे हैं और उसमें 26 पार्टियां उनके पीछे आके खड़ी हुई। हम सम्मान करते हैं उन सभी दलों का। ये राष्ट्रीय लेवल पे समझौता था। कई मीडिया के साथी बोलते हैं कि आपका कांग्रेस का समझौता था, टूट गया। वो टूटा नहीं है। लोकसभा चुनाव के संपन्न होते ही वो संपूर्ण हो गया। स्टेट लेवल पे समझौता नहीं था। ये मीडिया को गलतफहमी है। बीजेपी कोई एजेंडा परोस देती है और आधे से ज्यादा मीडिया वाले वही चला देते हैं। आप एक खोजी पत्रकारिता करिए, नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करनी पड़ेगी। मांगते, मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ, फिर आप लोग वोट कैसे मांगते हैं? आप बीजेपी की तो कमियां गिनाते हैं, आप अपनी भी तारीफ करते हैं, फिर आप लोग आम आदमी पार्टी की क्या आलोचना करके फिर वोट मांगते हैं या उनको इग्नोर ही कर देते हैं? कोई आलोचना भी नहीं। देखिए मीनाक्षी जी, हरियाणा में अभी हमारा जो लोकसभा चुनाव था, इससे पहले हरियाणा में एक बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर का, जो कुलदीप बिश्नोई जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आप जानते होंगे। वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने दम पे चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी की जबान जब्त हुई थी। हमारा सहयोगी दल है, लेकिन सच्चाई बताने में कोई मुझे परहेज नहीं है। अगर हम वोटों के लिए समझौता करते तो हम वो देखते कि इनकी तो जबान जब्त है, हम शायद ना करते। लेकिन हमने वोट अनुपात या रेशो बढ़ाने के लिए समझौता नहीं किया। हमने समान विचारधारा को सम्मान दिया। यह समझौता राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए किया गया था। हमारे तो सामने था 6 महीने पहले आदमपुर में जब जमान जब्त हो रही है। एक कड़वी सच्चाई है। एक मेरे भाई हमारे
2012-13 से हम डिबेट इकट्ठे करते हैं राजीव जी राम, और अब तो बड़े पद पे हैं, मुख्यमंत्री जी के एडवाइजर भी हैं, इनके पास काफी जानकारी होंगी। इन्होंने कुमारी शैलजा जी और हुड्डा साहब जी के बारे में बात की कि क्या वो दोनों एक है मुख्यमंत्री के। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में चीफ मिनिस्टर का फैसला चुने गए विधायकों की राय के ऊपर पार्टी हाईकमान करता है। ये हमारी परंपरा भी है, हमारी प्रथा भी है। और इस बार 2024 के इस विधानसभा चुनाव के समापन के बाद यही परिपाटी होगी, हाईकमान फैसला करेगा विधायकों की राय पे। ये हमारा एक तरह से लोकतंत्र है। और दूसरी तरफ देखिएगा आप, नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव पूरा नहीं हुआ, नायब सिंह सैनी जी की घोषणा कर दी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अरे मोदी जी ये तो देख लो, जमान जब्त होने जा रही है मुख्यमंत्री जिसको बना रहे हो लाडवा में, उनकी विधायक चुन के ही नहीं आएंगे। अभी करनाल से चुने थे, पहले नारायणगढ़ छोड़ा, फिर करनाल भेज दिया, अभी लाडवा भेज दिए। और देश का देखिए, बीजेपी के सबसे बड़े नेता आज मोदी जी, वो चुनाव से पहले ही किसी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके जा रहे हैं। उसके बाद एक बड़े वरिष्ठ नेता बीजेपी के अनिल विज जी कहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। इसका मतलब अनिल विज जी ने, मैं तो उनको कमजोर व्यक्ति मानता था राजनीति में। अच्छा, हुड्डा साहब ने अपने हाथ में सारी ताकत रख ली, नहीं, शैलजा जी को साइड कर नहीं, दिया, मेरी बात समझिएगा, सुरजेवाला जी को साइड कर मेरी दिया। बात अभी भी समझिएगा, आप ये कह रहे हैं कि केवल इनकी पार्टी में ही ये खींचतान है, मैं कुछ और कह रहा हूं। खींचतान तो कांग्रेस पार्टी के में भी है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा आम आदमी हूं। पार्टी पर। एक सेकंड में कवर हो जाएगी। देखिए, मैं एक मिनट ब्रदर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली बीजेपी के नेता के नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अगर अनिल विज ये कहते हैं मैं बन सकता हूं, वो खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी के खिलाफ विद्रोह है अनिल विज का। ये बात मीडिया में सुर्खियों में आनी चाहिए थी। हमारे यहां तो विधायकों की राय पे मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे 10 आदमी दावा कर लें। ना तो अभी तक विधायक चुन के आए, ना उन्होंने राय दी। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विधायकों की बैठक बुलाएगी, जिसका नाम विधायकों की राय में उसको सीएम बनाएंगे। हमारे यहाँ आवेदन आ सकते हैं, लेकिन अगर अनिल विज कहता है, अनिल विज का तो विद्रोह है मोदी के खिलाफ, उन्हें भी बोलने का मौका दें। देखिए, प्रॉब्लम यही है कि आम आदमी पार्टी को स्पेस नहीं देना चाहते ये लोग, प्रॉब्लम यही है। लेकिन हम लोग अपनी स्पेस खुद बना लेते हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं तो राउंड 2 हो गया, मैं वेट कर रहा था, ये बताएंगे कि 10 साल में क्या किया। राउंड 2 भी निकल गया, नहीं बताया। आप बोलिए। दूसरी बात, अच्छा राजीव जी, छोटी सी बात, मैं कह रहा हूँ कि बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने शुरुआत करी कि हम इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने चप्पल भिगो के मारा पहले कि हमें तो जरूरत ही नहीं थी, इनकी तो सीटें नहीं बचती, हमने फिर भी ऐसा नहीं, अब मेरी बारी है। तो आपस में हम तो ये कह रहे हैं, आप सारी बातें छोड़ दो। आप ये बताओ कि 10 साल में आपने किया क्या। अभी शराब घोटाले की बात कर रहे थे, मैं शराब घोटाले की असलियत बता देता हूँ आपको। शराब घोटाले में 2 साल इनकी एजेंसियों ने जो है वो पूछताछ कर ली, 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। फर्जी केसों में हमारे नेताओं को जेल में रखा इन लोगों ने। और बाद में पता क्या लगा कि जो शराब घोटाले का किंगपिन जिसको ईडी ने बनाया, उससे 60 करोड़ चंदा किसने खाया? बीजेपी ने खाया। ये है इनका शराब घोटाला। और ये पूरे देश को बताते नहीं है कि हरियाणा के अंदर देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ। 10,000 करोड़ रुपए का एसआईटी की रिपोर्ट है, उस पर क्यों नहीं बोलते? ये बोले 10,000 करोड़ का हरियाणा में शराब घोटाला हुआ, एसआईटी की रिपोर्ट है, उस पर चुप है। अभी ये हमारी शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं तो शिक्षा के लिए इनको इनवाइट करता हूं, आप दिल्ली में आओ, हमारे स्कूल देखो। लेकिन आप ये बताओ कि हरियाणा में हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का जुर्माना आपके शिक्षा विभाग को लगा कि नहीं लगा? आप बोलो, आप बताओ, हाँ या ना बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच? 5 लाख रुपए का इनको जुर्माना लगा और कोर्ट ने ये फटकार लगाई, बोला कि आप प्लानिंग मोड से बाहर निकलिए और एक्टिव मोड में आके स्कूल बनाइए। आप बड़ी बड़ी बातें करना बंद करिए, आप धरातल पे काम करके दिखाइए। इन्होंने हमारे हेल्थ मॉडल की बात करी, मैं इनको इन्वाइट करता हूं। 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हमने दिल्ली में, हम पंजाब में बना रहे हैं। आप आओ मोहल्ला क्लिनिक आके देखो, टेस्ट फ्री होते हैं, इलाज फ्री होते हैं। हरियाणा का बताओ आप, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर के गृह क्षेत्र में एक महिला को रेडी पे डिलीवरी करनी पड़ती है, ये है इनका हेल्थ मॉडल। हमारे स्टेट में एक महिला को टॉर्च की लाइट में डिलीवरी करनी पड़ती है, ये इनका हेल्थ मॉडल है। ये कहते हैं हमने पूरे हरियाणा में औषधि केंद्र खोल दिए। मैं तो आज एक एक करके इनकी परत खोलूंगा। औषधि केंद्र के नाम पे 500 औषधि केंद्र कहते हैं हमने खोल दिए, 90 धरातल पे बने, उसमें से 50 बंद हो गए। ये इनकी असलियत है। करोड़ों रुपए हेल्थ और एजुकेशन के नाम पे खा गए ये लोग, करोड़ों रुपए लोगों का डकार गए ये लोग। अब लोगों के बीच में जाके क्या कह रहे हैं? हमें एक मौका और दे दीजिए, और खाना है, अभी पेट नहीं भरा हमारा। ये हाल है इनके। मैं चैलेंज करता हूं, ये बताएं 10 साल में इन्होंने क्या किया, 10 साल में हरियाणा सरकार ने क्या किया काम, ये बताएं, मैं चैलेंज करता हूं। राजीव जी, 10 साल आपने क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए। नहीं, इन्होंने कहा हमने स्कूल खोल दिए, 1+1 की नीति लेकर के आए थे। बच्चे स्कूल से निकलते थे,
किताब लेने के लिए पता चलता था एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री है। ये स्कीम दिल्ली के अंदर ही थी। अरे सर, ये सब फर्जी टीचर, कहानी है आपकी, ये झूठ है। स्कूल के मैं नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूँ ये झूठ है। आप बताओ 10 साल में क्या किया आपने? करके आपको सुना मैंने? निबान एक स्कूल के अंदर आप ये सोचिए, एक नियम है स्कूल से कितनी दूरी पे ठेका खुल सकता है। इन्होंने केमिस्ट शॉप बंद करवा दी, परचून की दुकानें बंद करवा दी, किताबों की दुकानें बंद करवा दी। अगर कुछ था तो केवल ठेका, ठेका और ठेका। सबसे बड़ी सहूलत शराबियों के लिए आपने दिल्ली में करी थी, वो आज भी याद करते हैं आपको। 1+1 सर, 10 साल में क्या किया आपने? वो आज सर भी याद करते हैं कि केजरीवाल साहब जब तक रहे हमें शराब में डुबो करके रखा, जब से गए हैं तब से अभाव हो गया इस बात का। ये क्रेडिट तो आपको जाता है। अब मैं मुद्दे की बात ये कहता हूं, देखिए सब राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी आते हैं दिल्ली में अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैंने पंजाब में बताया किस तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी एक स्वप्न लेकर के बैठी हुई है जिससे वो बहुत दूर है। लेकिन मूल मुद्दा यहां पर है, देश किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है, प्रदेश किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दे सकता है, डेवलपमेंट का टेस्ट किसने दिया, जिसने सब इस देश को आगे बढ़ाने की नीति को अपनाया। भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ देश की जनता भी है और प्रदेश की जनता भी है। 10 साल से आप बाहर बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी 10 साल से बाहर बैठी है, तो कोई तो इनके वजह पता चली होगी कि 10 साल के बाद भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी चर्चा में है कि वापस सरकार बना रही है। तो ये ऐसे ही नहीं बना रही है। देखिए हमने किसानों को दिया, हमने लेकिन किसान तो आपसे नाराज हैं। मनोहर लाल खट्टर जी भी मानने को तैयार नहीं कि बॉर्डर पर बैठा हुआ इंसान किसान नहीं। मैं तो कहता हूं अभी हुड्डा साहब आपके सुना है कि मंच पे आएंगे कुछ वक्त के बाद, मैं भी बोल करके जा रहा हूं, चैलेंज करके जा रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी 10 साल का बजट और नीतियां किसानों के लिए और हमारे 10 साल का बजट और नीतियां किसानों की अपनी रिकॉर्ड उठा लें, जिस भी माध्यम से निकालना है, सरकारी माध्यम से निकालना है, आपके मंच पर बोल करके जरूर जाएं कि मैंने ये किया था और भाजपा ने ये किया। अरे हमारे तो 20% तक नहीं पहुंच पाए ये लोग। हाँ, मैं मानता हूं कि एक राजनीति किसान के नाम पर करी थी, उस राजनीति में कुछ हद तक ये कामयाब हुए, लेकिन जिन लीडर्स को इन्होंने आगे किया था उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ लिया। तो हो सकता है उनकी भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और उस महत्वाकांक्षा के चलते उनके रिजल्ट भी सबके सामने आए। देखिए इस प्रदेश का इसका हर व्यक्ति मतलब ये जानता है कि जो राजीव जी कहना चाह रहे हैं कि क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी राजनीति चलाने की कोशिश की? मीनाक्षी जी, कंधे पर बंदूक रख के कांग्रेस ने कोई राजनीति नहीं की, बल्कि किसानों ने 750 से ज्यादा शहीदी दिल्ली के बॉर्डरों पर दी। और हद तो तब हो गई जब 750 किसानों की शहीदी के बाद जननायक राहुल गांधी जी ने तानाशाह की आंखों में आंख डालकर लोकसभा में कहा कि किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दे दी जाए। तो उनकी तरफ से जवाब यह था कि क्या ये जिंदा हो जाएंगे श्रद्धांजलि देने से। ये देश के इतिहास में मुगलों के समय में कभी ऐसा उदाहरण मिला होगा हमें नहीं पता, लेकिन आजादी के बाद पहली बार इस तरीके का दुर्व्यवहार चुनी हुई सरकार ने अपने ही देश के नागरिकों के साथ किया। क्या मांगा था किसानों ने? एमएसपी का रेट मांगा था। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है सरकार बनते ही एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे और प्राकृतिक आपदा से अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है उसको अविलंब मुआवजा देंगे। और तीसरा कानून एक और बनाएगी कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी जी हुड्डा साहब कह चुके हैं, अगर एमएसपी पे कानून बनने के बाद किसान का एक दाना भी एमएसपी के घोषित रेट से 1 पैसा कम भी मोदी के किसी परम मित्र ने, चाहे वो अदानी हो चाहे अंबानी हो, खरीदने की जरूरत की, उस धन्ना सेठ को जेल में ठोकने का कानून भी बनेगा। ये नहीं चलेगा अब, क्योंकि हमने देख लिया कि जन विरोधी सरकार आके दोबारा से देश को गुलामी की ओर ले जाएंगे, किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मीनाक्षी जी, एक सेकंड में एक बात और बताना चाहता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में, जब वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये कहा था कि मेरे को डिक्टेटरशिप 5 साल चाहिएगी। गांधी नेहरू से उनका यही मतभेद थे। जब गांधी जी ने और नेहरू जी ने यह कहा कि लोकतंत्र ठीक रहेगा, आप डिक्टेटरशिप क्यों चाहते हो? सुभाष चंद्र बोस जी का यह जवाब था कि जो लोग अंग्रेजों की जासूसी कर रहे हैं, जो मेरी आजाद हिंद फौज का विरोध करते हैं गांव में जाके कि इसमें भर्ती नहीं होना नेताजी की फौज में, ये आजादी के बाद भी इनके ये राजनीतिक कीटाणु जोर मार के देश को कमजोर करेंगे। डिक्टेटरशिप लगा के ऐसे व्यक्तियों को, मैं अंग्रेजों की जासूसी करने वालों को चुन चुन के ठीक करना चाहता हूँ। नेताजी की बात मोदी जी ने सही कर दी, किसानों को
केवल सब किसानों को मरने पे मजबूर केवल करके। 5 बिंदु में निवान आप समअप करें कि क्यों आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता चुने। देखिए बहुत क्लियरली मैं बता देता हूँ, हम तो काम की बात करते हैं। हमने दिल्ली सिर्फ के 5 बिंदु। हमने दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री हेल्थ केयर है, मोहल्ला क्लिनिक है। हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया। पंजाब के अंदर पहले साल में आते 45,000 पक्की नौकरियां दे दी। उसके बाद हमने लगातार पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, पंजाब के अंदर हम स्कूल्स बना रहे हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो IIT IIMs में जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने ये एक कीर्तिमान स्थापित करके दिखाया है, जहां पर एक नीट की परीक्षा में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस के 1500 बच्चे अपीयर करते हैं और 1500 के 1500 क्लियर करके उसको आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया मैंने है। आपसे सेम 5 पंजाब बिंदु की मांगे सरकार थे। कर रही है। हम आपने इनसे ये बहुत पूछना लंबी चाहते लिस्ट गिरा दी है। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया निवान जी आपका, सुरेश जी आपका, राजीव जी आपका, इंडिया टीवी चुनाव मंच पर हमारे साथ बहुत-बहुत जुड़ने के लिए, इस धन्यवाद। चर्चा को सारगर्भित बनाने के लिए। और जनता ने आपको सुन लिया है। अब जनता ये तय करेगी कि किसकी जीत होगी, किसकी हार। आप देखते रहिए इंडिया टीवी चुनाव मंच।